हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बीम पर है। बीम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी सिलेबस में है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, तो उसके पहले भी ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट बेसिक को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बीम क्या है। हम लोग यहाँ हेडिंग के तौर पर डाल देते हैं बीम। हिंदी में इसको धरन बोलते हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा छोटा सा एक फिगर डिस्कस करते हैं कि सपोज कि कोई एक अवयव है और इस अवयव पर हमारा जो लोड लग रहा है ये कुछ इस प्रकार से लगा है। यह इसकी अक्ष है जिसको बोलते हैं लंबाई वाली एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये लोड इसी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर लगता है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल लोडेड मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लोडेड मेंबर। एक्सियल लोडेड अक्षी भार वाला अवयव, एक्सियल लोडेड मेंबर, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लोडेड मेंबर। चलिए सपोज कि यदि यही कोई अवयव है, कोई भी अवयव कुछ इस प्रकार से है और इसकी जो एक्सिस है दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, अनुदैर्घ्य एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, और इस पे जो भार कार्य कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्स लोड कार्य करता है। ऐसे भार को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लोड, अनुप्रस्थ भार कहते हैं। दैट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। यदि किसी अवयव पर जो लोड लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष के परपेंडिकुलर मतलब अनुप्रस्थ भार कार्य करता है, तो यह एक तरह से बीम कहलाता है। मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि यह एक बीम। सपोज कि हम लोग इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसको कब बीम कहेंगे, तो पहला ए कि उसमें लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष हो। चलिए ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष बना दिए। उसकी लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ट्रांसवर्स डायमेंशन से बड़ा हो, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन इज ग्रेटर देन द ट्रांसवर्स डायमेंशन। ट्रांसवर्स डायमेंशन का मतलब समझते हैं, जैसे सपोज कि हम लोग ये वाला फिगर यहां डिस्कस कर दिए, तो ए वाला उसकी लंबाई हो जाएगा, दैट इज द लंबाई लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन हो जाएगा, और बाकी ए जो है डी और विड्थ है ये आपका ट्रांसवर्स डायमेंशन हो गया, मतलब लंबाई वाले अक्ष के लंबवत वाला डायरेक्शन हो गया। तो वो ट्रांसवर्स हमारा ये बीम क्या है, बीम कब होना चाहिए? उसमें लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष हो। चलिए कीजिए, बाद में इसमें सपोर्ट हो। चलिए सपोर्ट हम लोग नाम सपोर्ट पढ़ेंगे, अभी कुछ पता नहीं है तो बस ऐसे जैसे नहीं होता किसी जगह पर रखा गया सपोर्ट है, हम लोग कुछ दीवार के सहारे ऐसे रख दिए, वाल है, कोई इसका नाम सपोर्ट का भी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम लोग सपोर्ट पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस बीम में सपोर्ट होगा, और सपोर्ट कितने प्रकार के होंगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इस पे लोड भी कार्य कर रहा होगा, इस पे लोड भी कार्य कर रहा होगा। ये लोड आपका ट्रांसवर्स लोड होगा। ये लोड कौन सा होगा? ट्रांसवर्स लोड होगा, ट्रांसवर्स लोड होगा। इस पे यदि इसका नाम ए दे दिया जाए और इसका नाम बी दे दिया जाए, तो यहां पर एक रिएक्शन कार्य करेंगे, रिएक्शन कार्य करेंगे। यहां पर लंबाई दो प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है क्लियर स्पैन, एक होता है क्या? क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन जो दिखाई दे, मतलब जितना जो वह बीम का वह पोर्शन जो क्लियरली आपको दिखाई दे, मतलब आप आराम से अपने आंखों से देख सकते हैं। और बाकी जहां पर जो रिएक्शन लग रहा है उन रिएक्शन के बीच में जो उसकी लंबाई होता है दैट इज इफेक्टिव लेंथ, ई इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ ये होता है क्लियर स्पैन, ये आपका रिएक्शन होता है। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सपोर्ट रिएक्शन। इधर भी क्या करेगा? सपोर्ट रिएक्शन। तो beam as a structural member which are, beam is a structural member
यानी स्ट्रक्चरल मेंबर विच आर सपोर्टेड ट्रांसवर्स लोड, इट इज द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। बीम एक प्रकार का संरचनात्मक अवयव है जो अनुप्रस्थ भाग को सहारता है, सपोर्ट देता है, उसी को हम लोग बीम बोलते हैं। तो बीम को हम क्या बोल सकते हैं कि बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर दैट कैरी ट्रांसवर्स लोड, यानी बीम इज डिफाइंड as the structural member, a beam is defined as the structural member which support transverse load, it is perpendicular to the longitudinal axis, ये तो बीम का एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट हो गया। बीम और क्या बोल सकते हैं, ये इन ए बीम longitudinal dimension is more than transverse dimension। longitudinal dimension is more than transverse dimension, हम लोग इसको बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हैं due to transverse load in a beam, it is acting varying shear force and bending moment diagram। कह सकते हैं कि a beam is represented by longitudinal axis अथवा लेंथ बोल सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सपोर्ट अथवा क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट रिएक्शन, स्पैन लेंथ बोल सकते हैं, हालांकि स्पैन इसकी लंबाई जो होना चाहिए स्पैन, और साथ में एंड टाइप ऑफ लोडिंग। तो हम लोग लोड के प्रकार देखिए, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव लेंथ देख लिया गया, अक्ष भी पता हो गया, सपोर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, इसके विषय में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इसके बाद वाला जो होगा वो लोड पर होगा, फिर सपोर्ट पे डिस्कस करेंगे। फिर से सुन लीजिए, बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट करता है, और उसमें क्या होता है, यदि ट्रांसवर्स लगता है तो इस पे एक प्रकार का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका क्रिएट होगा कब, जब इस पे ट्रांसवर्स लोड लगेगा तब। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि बीम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कहेंगे पहला कि लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष होना चाहिए, मतलब उसकी लंबाई होना चाहिए, और उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन होना चाहिए वो ट्रांसवर्स डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए, तो वो बीम है। उसके बाद उस पे ट्रांसवर्स लोड लगे, साथ में उस पे एक सपोर्ट हो, सपोर्ट रिएक्शन हो, आदि आदि के लिए हम लोग बीम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग लोड देखेंगे कि लोड क्या है। देखते हैं लोड क्या है, लेकिन इसके पहले जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो, या हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं तो लोड पहले डिस्कस करते हैं कि भाई लोड क्या है। तो लोड वहां पर ब्रॉडली 3 टाइप में क्लासिफाई होता था, अकॉर्डिंग टू नेचर के रूप में, अकॉर्डिंग टू एक्शन के रूप में, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी के। तो हम वहां पर भी डिस्कस करते भाई अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी वाला जो मैटर आएगा वो बीम के लोडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तीव्रता के आधार पर हम लोग लोड वाला डिस्कस करेंगे। बाकी लोड आपका जब बेसिक पढ़ रहे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स, वहां पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग बीम देख रहे हैं तो बीम में कौन कौन से लोड लग रहे होंगे उसके विषय में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो लोड यहाँ पर हम दे देते हैं। लोड में बीम पर लोड हम पढ़ रहे हैं। पहला जो लोड होता है कंसंट्रेटेड लोड,
क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पहला कॉन्सेंट्रेटेड लोड, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड में हमारा दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, और दूसरा हो सकता है कंसंट्रेटेड मोमेंट। आगे भी हो सकता है कंसंट्रेटेड टार्क। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपका पहला होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, वायरिंग लोड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टार्क कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टार्क भी हो सकता है। आप लोग सिंपल सा इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहला इसके लिए देखते हैं, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। If the intensity of load distributed over a very small area or the span, पूरी लंबाई, यदि भार की तीव्रता जो होता है बहुत छोटे से लंबाई पर या एरिया पर कार्य करता है, तो ऐसे लोड को हम पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड बोलते हैं। यानी इसके हमारा एक प्रकार का क्या है, पॉइंट लोड मींस इंटेंसिटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड a very small span अथवा एरिया बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एकदम बिंदु भार लगाया जाए, बिंदु भार नहीं लगा होता है। लेकिन बीम के जो लंबाई के एरिया की अपेक्षा बहुत छोटे से यदि स्थान पर हम लोग लोड को लगाते हैं, तो ऐसे भार को बोल सकते हैं क्या, यह एक प्रकार का बिंदु भार है, पॉइंट लोड है। तो समझ गए होंगे पॉइंट लोड का मतलब एकदम बिंदु नहीं, बिंदु मींस एकदम बिंदु नहीं, बिंदु उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, कुछ ना कुछ उसकी लंबाई पर लगा होता है, लेकिन जितनी बड़ी लेंथ की बीम होती है उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटे स्थान पर यदि लगाते हैं तो वह एक तरह से बिंदु भार के तौर पर उसको माना जा सकता है। दूसरा देखिए कंसंट्रेटेड मोमेंट। कंसंट्रेटेड मोमेंट हम लोग इसको देखते हैं, कंसंट्रेटेड मोमेंट यदि मोमेंट की तीव्रता, सपोज कि यह बीम है और यहाँ पर हम लोग सपोर्ट कोई देते हैं, इसका नाम नहीं है इसलिए हम कुछ इस प्रकार से सपोर्ट बनाते हैं। यदि सपोज कि कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट है, देख रहे हैं ना, ये आपका पॉइंट मोमेंट या कंसंट्रेटेड मोमेंट बोल सकते हैं। कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड a very small span। तो ऐसे को मोमेंट को हम कंसंट्रेटेड मोमेंट बोलते हैं, यानी इसकी तीव्रता बहुत कंसिडरेबल छोटा सा लंबाई अथवा एरिया पर कार्य करता है, तो उसको हम कंसिडरेबल यानी कि हम लोग उसको एक प्रकार के पॉइंट मोमेंट के तौर पर बात कर लेते हैं। चलिए पॉइंट मोमेंट के तौर पर बात कर लिया गया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए आप लोग जो जानते हैं, कहते हैं भाई ये लोड है, तो आप कहते होंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। कुछ लोग कहते हैं इसको हम यूडीएल लोड बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड टार्क। अब बताइए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यदि यूडीएल ए है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या यह फिगर क्लियर कर रहा है? बताइए, क्या यह फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अथवा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्लियर कर रहा है? यदि हम एक ऐसा फिगर बना दे, देखिए सिंपल सा, एक बीम है और एक किसी सपोर्ट पर रखा गया है, एकदम सेम वही सपोर्ट हर के लिए हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा लोड है, लोड लगा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे लोड लग रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो क्या यह लोड कुछ इस प्रकार से लोड लगा है कि नहीं लगा है? कुछ इस प्रकार से लोड है, मतलब भार की तीव्रता कहीं ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? इसको बोलते हैं ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि इस प्रकार से हमारा मोमेंट कहीं ज्यादा कहीं कम लगता है, इसको प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट बोलते हैं। यदि टार्क भी कुछ इस तरह से लगा हुआ कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसे ऐसे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड टार्क बोलेंगे। लेकिन यदि यही फिगर हम कुछ इस प्रकार से बना दें, यही फिगर कुछ इस प्रकार से बना दे, यदि 10 न्यूटन का लोड हम हर बिंदु पर दे दें, एकदम बराबर बराबर, एकदम एकदम बराबर हर जगह 10-10 का, यानी 10 का यहाँ 10 का हर एवरी सेक्शन पर, तो आप बताइए इसको हम कौन सा नाम देंगे? बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या यह यूडीएल है? इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? यह एक प्रकार का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यह सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो अब इस फिगर को हम लोग कुछ इस तरह से आप बनाएंगे आगे चल के, लेकिन हम पूरी, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो, चाहे कोई मैकेनिक्स पढ़ाते हो, कभी भी इस फिगर का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इसके द्वारा यूज करते हैं क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग इक्विवेलेंट लोड भी कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम सभी को ये राय देते हैं कि भाई इस फिगर को आप ना बनाएं तो कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। आप यही समझेंगे कि यह एक प्रकार का यूडीएल लोड है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यह एक प्रकार का नॉन जीरो कांस्टेंट लाइन है, नॉन जीरो कांस्टेंट लाइन। मतलब यह कांस्टेंट लाइन तो है लेकिन जीरो कांस्टेंट नहीं है। जीरो का मतलब एकदम बीम पर एकदम ऐसे, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कुछ यहाँ पर इतना लोड लगा है, तो यह जीरो कांस्टेंट लाइन है। मतलब इसको 0 डिग्री बोलते हैं। कितना? 0 डिग्री लाइन बोल सकते हैं। 0 डिग्री का मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे। अब बताइए द इंटेंसिटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटेंसिटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly throughout considerable length, its considerable length। फिर से सुनेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स कंसिडरेबल लेंथ, पूरी लंबाई पर जो भार की तीव्रता है एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लोड इज कांस्टेंट, मींस इंटेंसिटी ऑफ लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, कंसिडरेबल लेंथ। आप समझ गए होंगे, दो पॉइंट है। भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर कांस्टेंट कब होता है? तो कहेंगे यूडीएल लोड के लिए कांस्टेंट होता है। इंटेंसिटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंसिडरेबल लेंथ, इसका डेफिनेशन हो गया। और इंटेंसिटी ऑफ लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब पूरी लंबाई पर लोड क्या है? कांस्टेंट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका और भी कॉन्सेप्ट आगे। अभी फिलहाल में हम लोग इसका देख लिए कि यह यूडीएल लोड, सॉरी ये आपका यूडीएल लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखते हैं, इसको मिटाते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देख लेते हैं। यदि भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर एक समान रूप से बदल रहा है मतलब एकदम जैसे
0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से आपका लोडिंग है। ये आपका सपोज की बीम है और ये आपका सपोर्ट है, ये आपका बीम है, ये आपका सपोर्ट। यहाँ आपका 0 लगा है और यहाँ पर W किलो न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा, यूडीएल या यूवीएल का जो मात्रक होता है लोड का, भार की तीव्रता वाला, वो किलो न्यूटन प्रति मीटर है। यानी इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका भी किलो न्यूटन प्रति मीटर लिखा जाएगा। अब आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे, कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लोड is distributed uniformly varying throughout its considerable length, throughout its considerable length. Intensity of load is distributed uniformly varying throughout. Uniformly varying मतलब एक समान रूप से बदलना, हिंदी में बोलते हैं throughout its considerable length, मतलब its considerable length मतलब पूरी लंबाई पर एक समान रूप से बदलना हो गया ये आपका। और आगे क्या भार की तीव्रता पूरी लंबाई पर कांस्टेंट होता है, कहेंगे नहीं। मींस इंटेंसिटी ऑफ लोड is not constant throughout its length, पूरी लंबाई पर भार की तीव्रता कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें भार की तीव्रता कांस्टेंट होता है, मतलब पूरी लंबाई पर जाएंगे वही तीव्रता मिलेगा, लेकिन इसकी पूरी लंबाई पर एक समान तीव्रता नहीं मिलता। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे सपोज कि यह बीम है और ये आपका सपोर्ट हो गया, और धीरे 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 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बीच में आपका बढ़ेगा फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यह एक प्रकार से हमारा कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल नुमा हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री लाइन। 1 डिग्री लाइन, 1 डिग्री लाइन मतलब इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। इसको मतलब लीनियर वैरी, लीनियरली वैरिंग लोड, लीनियरली वैरिंग लोड इसको बोला जाता है, लीनियरली वैरिंग लोड। और ये वाला भी क्या कहलाता है, लीनियरली वैरिंग लोड। तो ये आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वैरिंग थ्रूआउट इट्स कंसीडरेबल लेंथ। इंटेंसिटी ऑफ लोड इज नॉट कांस्टेंट थ्रूआउट इट्स लेंथ। पूरी लंबाई पर भार की तीव्रता कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो अभी था वो कांस्टेंट था। और ये 0 डिग्री लाइन वैरी करता था, ये कुछ इस प्रकार से लाइन वेरी करता था, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइन वेरी कर रहा है। ये 1 डिग्री है और ये वाला लाइन आपका 0 डिग्री है। तो कभी कभी मान लीजिए पूछा जाएगा कि 0 डिग्री लाइन क्या है, तो सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और 1 डिग्री आपका लीनियर वेरी हो जाएगा। सिंपल सा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंट वाला केस में भी डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट यदि बात करते हैं तो भी यह एक समान रूप से आपका कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ये आपका सपोर्ट है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो मोमेंट है कुछ इस प्रकार से जो दिखाया जाता है, या यदि हम लोग इसको डिस्कस भी किया जाए तो कुछ इसी प्रकार से बनता है। मतलब ये जो बना है मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहीं पर दिखा देते हैं। मतलब इसका जो यूनिट हो जाएगा, मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, मतलब किलो न्यूटन मीटर, लेकिन अपान मीटर हो जाएगा। ये आपका मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट के यूनिट हो जाएगा। इसका एक एक जो मोमेंट का यहाँ एम जो लगाए हैं उसका यूनिट किलो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये आपका मोमेंट का यूनिट हो जाएगा, सिंपल सा। तो किलो न्यूटन मीटर प्रति मीटर हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, किलो न्यूटन प्रति मीटर, किलो न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ किलो न्यूटन मीटर प्रति मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। जब हम लोग कैपिटल एम निकालेंगे तब, मतलब इक्विवेलेंट मोमेंट निकाला जाएगा तब। द इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली
throughout its considerable length means the intensity of moment uniformly its considerable length तो ये हो जाएगा मोमेंट की इंटेंसिटी पूरी लंबाई पर कांस्टेंट होता है मींस इंटेंसिटी ऑफ मोमेंट इज कांस्टेंट its length या its considerable length तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूडीएम का। इसी प्रकार से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टार्क का भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम इसी प्रकार से डिस्कस होता है। तो ये तो था लोड और उसके कॉन्सेप्ट था। अभी जो हम लोग लोड मेनली रूप से देखा गया या तो या पॉइंट लोड था या यूडीएल लोड था या यूवीएल लोड था। तो हम लोग को उसके बाद एक सपोर्ट डिस्कस करना होता है, बाद में उसका रिएक्शन निकालना पड़ता है। लेकिन जब भी रिएक्शन निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमको इक्विवेलेंट लोड की आवश्यकता पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्विवेलेंट लोड के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट जान लेंगे, फिर आगे रिएक्शन निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग समतुल्य भार जिसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट लोड या समतुल्य भार जिसको बोला जाता है। सपोज कि आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट लोड, आपसे कहा जाए कि बताइए यह एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कुछ इस प्रकार से है। ये लगा है 10 न्यूटन का या W स्मॉल w किलो न्यूटन प्रति मीटर, स्मॉल w किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब इसका यूनिट है स्मॉल w किलो न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन है, यहाँ पर कोई रिएक्शन है, जब भी निकालना पड़ता है इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें एक इक्विवेलेंट लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारा कौन सा लोडिंग है? यूडीएल लोडिंग है। और जब भी इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम करेंगे तो बताइए कौन सा एरिया में ये लोड बन रहा है। मींस कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका एरिया हो जाता होगा, कुछ इस प्रकार से इसकी एरिया बन जाता होगा। बताइए कौन सा एरिया है? तो कहेंगे ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगुलर है, एक आयतानुमा एरिया है जिसकी लंबाई आपका पूरा L है और इसका जो A वाला हाइट है हर जगह स्मॉल w है। तो बताइए इसकी एरिया कितना हो जाएगा? W इंटू एल। तो ये जो कैपिटल W लग रहा है W इंटू एल, यानी W का जो यूनिट होता है W किलो न्यूटन प्रति मीटर इंटू लेंथ का मीटर, और ये कटने के बाद हो जाएगा W किलो न्यूटन आ जाता है। तो ये कैपिटल W ये आ जाएगा L किलो, W इंटू एल किलो न्यूटन आ जाएगा, W A L हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, W का यूनिट किलो न्यूटन प्रति मीटर, L का यूनिट मीटर, यानी कि स्मॉल w यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा किलो न्यूटन। ये कहाँ लगेगा? दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिक्स में भी आप पढ़े हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लगेगा, कितना लगेगा? स्मॉल w इंटू एल। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो आगे इसी बीम को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाएगा। यह सपोर्ट हो जाएगा, हालांकि सपोर्ट पढ़ाएंगे तो आपको अलग अलग सपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल इसके बाद यहाँ लिख दिया जाएगा स्मॉल w इंटू एल। बाद में यहाँ रिएक्शन कार्य करेगा तो RA और RB, जब भी रिएक्शन निकालेंगे RA और RB को कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। ये है और ये B है और ये C। तो इस फिगर को हम इस फिगर में बदलेंगे कैसे? W इक्विवेलेंट निकालेंगे। W इक्विवेलेंट का मतलब होता है एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम कौन सी एरिया बना रहा है? तो इसमें कहेंगे भाई ये रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल का एरिया W इंटू एल हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज कि हमारा जो डायग्राम है वो यूनिफॉर्मली वायरिंग वाला हो गया,
यूनिफॉर्मली वायरिंग वाला लोडिंग डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है। ये आपका 0 1 2 इसी तरह से W बढ़ रहा है। लास्ट में जो ये लोड है वो W किलो न्यूटन प्रति मीटर ये दिया है। इसकी लंबाई पूरा L है, इसकी लंबाई पूरा L है। ए है और ए बी है। इसका रिएक्शन निकालना तो हम नहीं बताएंगे अभी, फिलहाल में सिर्फ हम कुछ 3 बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद रिएक्शन निकालना एकदम आसान हो जाता है। तो कहेंगे भाई इसका इक्विवेलेंट लोडिंग कहाँ कार्य करेगा, तो पहले तो एक ट्रायंगल आकार का है लोडिंग, तो ट्रायंगल आकार में हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल आकार में लिख देते हैं। इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई में L दे देते हैं, और बाकी यहाँ पर स्मॉल w इसकी लेंथ है, किलो न्यूटन प्रति मीटर है। यदि हमको कैपिटल W निकालना है तो कहते हैं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम करते हैं। एरिया किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस है, ए है और एक बी है, यदि सी मानेंगे 1/2 लंबाई, बेस कितना है AB और हाइट कितना है BC, 1/2 L है और BC की वैल्यू W है, यानी कि W L/2। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, W की यूनिट किलो न्यूटन प्रति मीटर और L की मीटर, कट जाएगा, बचेगा स्मॉल w बाई एल, यानी कैपिटल W इज इक्वल टू WL/2। लेकिन ये लगेगा कहाँ, जब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यह एक सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। इसका यहाँ से आपका डिस्कस करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/L/3 और यहाँ से 2L/3। तो 2L/3 डिस्टेंस पर जाएंगे, 2L/3 डिस्टेंस पर जाएंगे कहीं यहाँ पर, और ये लगेगा कैपिटल W इज इक्वल टू WL/2 लगेंगे, WL/2 यानी कि 2L/3 डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से L/3 डिस्टेंस यहाँ से, तो ये हो जाएगा L डिस्टेंस टोटल, ये आपका L हो जाएगा। ये आपका कुछ रिएक्शन जब निकालेंगे, यदि ये A है और ये B है तो RA जब भी रिएक्शन निकाला जाएगा, RA और RB, यदि ये C पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ इस फिगर को हम इस फिगर में बदलेंगे, चाहे शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम खींचना हो, चाहे आपका कुछ भी लगाना हो, रिएक्शन निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिगर विल बी कन्वर्टेड टू दिस फिगर विद द हेल्प ऑफ द लोडिंग डायग्राम से। यानी ये लोडिंग डायग्राम ट्रायंगुलर लोडिंग जब भी कहता है तो आप तुरंत फिगर बना देंगे ट्रायंगुलर लोडिंग का। तो ट्रायंगुलर लोडिंग मतलब उसको कौन सा लोडिंग बोलते हैं, तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज कि आपका कोई भी डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, और ये भी एक प्रकार से यूवीएल लोडिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, सॉरी यूनिफॉर्मली वायरिंग लोडिंग है। और यहाँ सपोर्ट अभी कुछ भी नहीं देते, नाम ही नहीं देते सपोर्ट का, कोई एक सपोर्ट पर रखा गया है, जब सपोर्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो डिस्कस होगा। ये आपका जो यहाँ पर लगा है ये स्मॉल w किलो न्यूटन प्रति मीटर है, और इसकी पूरी लंबाई जो है A है और ये B है। यहाँ से यदि रिएक्शन देखा जाए तो RA RB कार्य करेगा, इसके बीच की जो लेंथ है वो स्मॉल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर को पहले तो हम लोग ब्रेक करेंगे स्मॉल फिगर में। इसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल W देखा जाएगा तो दैट इज द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ट्रायंगल है, बेस कितना है L है, हाइट कितना है W है, तो WL/2 इसका यूनिट देखा जाए किलो न्यूटन प्रति मीटर, इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा इनटू मीटर। ये दोनों कटने के बाद WL/2 आ जाएगा किलो न्यूटन में, यानी ये कैपिटल W निकल गया। इस फिगर को जब भी हम लोग बनाएंगे तो सिंपल सा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं कार्य करेगा तो इसके आधे वाले पोर्शन में कार्य करेगा, हाफ पोर्शन दैट इज द सिमेट्रिकल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा कैपिटल WL/2, L/2 डिस्टेंस पर कार्य करेगा और L/2 डिस्टेंस पर कार्य करेगा, सिंपल सा। और बाद में इसी को हम सिंपली एकदम बना देंगे अपना लाइन डायग्राम के तौर पर, तो एकदम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर कार्य करेगा, क्योंकि रिएक्शन से L/2 डिस्टेंस पर यहाँ से रिएक्शन पर कार्य करेगा। तो इस फिगर को हम इस फिगर में बदल करके फिर रिएक्शन या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये तो था ये। यदि कोई न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से यदि आपका आ जाता है, कुछ अलग प्रकार से, जैसे इक्विवेलेंट लोडिंग, जैसे सपोज कि हम न्यूमेरिक डेटा के रूप में डिस्कस कर दें। सपोज कि कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये 10 है किलो न्यूटन प्रति मीटर से लगाए और यहाँ पर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको ऐसे मिला देता है और कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको आगे मिला देता है। पहले हम लोग इस तरह से देखा जाए तो पहले तो इसको देखें। इसकी लंबाई पूरा सपोज कि यह 4 मीटर तक इधर से है और ये 4 मीटर तक इधर से है। यदि यह A है और यह B है और ये वाला बीच में C, तो आप जब भी करते हैं इसका लोडिंग, ये आपका कौन सा लोडिंग है, एक तरीके से हमारा ये कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, नीचे खींचा होगा, तो समझ जाएंगे कि यह एक प्रकार का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो यहाँ से यहाँ 10 और फिर यहाँ से यहाँ 20 है। तो 10 का निकालेंगे तो इसका पहले लोडिंग डायग्राम निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्य करेगा यही 2 पर कार्य करेगा। यदि हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका एरिया निकाल लेंगे। पहला यदि पोर्शन AC की बात करते हैं, पोर्शन AC में चलते हैं तो एरिया W निकालेंगे। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, अब एरिया क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में 10 × 4 मतलब 10 क्या है किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन प्रति मीटर, 4 क्या है मीटर है, तो मीटर मीटर पड़ जाएगा 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो 40 किलो न्यूटन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बीच में कितना कार्य करेगा, यहाँ से 2 मीटर पर ये वाला लोड कितना करेगा, 40 किलो न्यूटन का कार्य करेगा। बाकी ये वाला यहाँ से ये 2 हो जाएगा यहाँ और यहाँ से 2 हो जाएगा इधर। अब आते हैं इधर इस वाले क्वेश्चन में। पोर्शन बात करते हैं BC में, कैपिटल W निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम इस वाले एरिया का। इस वाले एरिया में कितना हो जाएगा, 20 × 4, ये हो जाएगा 4 × 8 80। इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 20 क्या है किलो न्यूटन प्रति मीटर, 4 क्या है मीटर, कट जाएगा।